Mr. Dr. Ashwini Mahajan, National Co-Convener, Swadeshi Jagran Manch, to join us on the stage. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for Dr. Ashwini Mahajan. He is a professor of economics at Delhi University. He is also the national co-convener of Swadeshi Jagran Manch. He is a policy interventionist who has successfully articulated the Indic model of economics and business. He has written extensively on Swadeshinomics, and his policy interventions include the controversial ordinance on land acquisition, FDI policy of the government, and the withdrawal of India from Regional Comprehensive Economic Partnership, that is RCEP. The book Atmanirbhar captures the impact of Prime Minister Narendra Modi's focus on Atmanirbhar India and its role in India's emergence as a global economic superpower. Ladies and gentlemen, in this conversation, Dr. Ashwini Mahajan along with Mr. Samir Kochar would talk about a practical framework for revitalizing industries impacted by inexpensive foreign goods. I request sir to kindly begin. Thank you so much. नमस्कार अश्विनी जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, स्वदेशी के चैंपियन हैं, तो कुछ विचारधारा भी मेल खाती है, बट इन्होंने अभी एक रिसेंटली पुस्तक एडिट करी है, आत्मनिर्भर स्वदेशी पैराडाइम, जहाँ पे इन्होंने इंडिया की आत्मनिर्भरता का कॉज चैंपियन किया है, उसको बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट करने की कोशिश की है। तो पहला प्रश्न आपसे अश्विनी जी ये है कि नेहरू जी भी तो ये करते थे, अब देखिए कि आप तो स्वदेशी जागरण मंच के हैं, संघ के हैं, तो बट और आप कहते हैं सारी समस्याएं नेहरू जी की क्रिएट की हुई हैं, तो ये फिर आत्मनिर्भरता की समस्या आप दोबारा क्यों क्रिएट कर रहे हैं? देखिए समीर जी, जो नेहरू जी ने किया उसके बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते और उसके बाद स्वदेशी जागरण मंच के नाते हमेशा हम उसके क्रिटिक ही रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है और ये देश की संस्कृति है, एक हमारे देश की कल्चर है कि हम लोग कभी भी स्टेट आधारित नहीं रहे, राज्य आधारित नहीं रहे। यानी अगर देश का विकास हो सकता है, अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है, या हमें समाज का संचालन करना है, तो वो स्टेट नहीं कर सकता है। स्टेट किसी भी प्रकार की, राज्य या सरकार किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे देश में हमेशा समाज ने, चाहे वो ग्राम स्वराज हो, चाहे वो ग्राम पंचायत पुराने ज़माने से, और उसके बाद अगर बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी हुए हैं तो भी समाज ही शिक्षा की व्यवस्था करता रहा और स्वास्थ्य की भी व्यवस्था समाज ने की, और कुल मिलाकर के जो सोशल वेलफेयर था वो भी अधिकांशतः समाज ही करता रहा। और दूसरी बात जो हम अपनी विचारधारा के नाते विचार करते हैं वो ये है कि कभी सरकार पर आधारित होकर के देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता। नेहरू जी ने जो सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई वो स्वदेशी के आधार पर लड़ी गई, वो चरखे के आधार पर लड़ी गई, वो भारत के उद्योगों के पुनरुत्थान के आधार पर लड़ी गई। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हुई कि नेहरू जी ने अपनी आर्थिक नीति में जो प्राइवेट एंटरप्राइज को डिस्क्रेडिट किया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के पास ना तो संसाधन है, ना इतनी समझ है, ना ही उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हैं, और ना ही वो लॉन्गर टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। इसलिए देश की कमांडिंग हाइट्स को केवल और केवल पब्लिक सेक्टर ही आगे लेकर के जाएगा। हाँ,
प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है। मान लिया कार बनाना है तो बना सकता है, स्कूटर बनाना है तो बना सकता है, और कुछ भी सामान बनाना है तो बना सकता है, लेकिन उसके लिए उसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो रॉ मटेरियल है उसके लिए उसको कोटा लेना पड़ेगा, और ये लाइसेंस और कोटा की कंडीशंस वो फुलफिल कर रहा है, या जो सरकार ने नियम कायदे कानून बनाए हैं, जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 बनाया है, उसके तहत अगर उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए इंस्पेक्टर उसके यहाँ बार बार विजिट करेंगे। तो हमने देखा कि 57 इंस्पेक्टर्स यूज्ड टू विजिट देम। देयर वाज ए लाइसेंस कोटा regime. Those who have watched Guru film, they must have noticed that. नायक पर मुकदमा चलता है। क्या मुकदमा है? कि आपको एक मशीन लगाने का लाइसेंस दिया गया था, आपने 7 लगा दी। आपको इतने उत्पादन करने के लिए लाइसेंस मिला था, आपने इतना ज़्यादा उत्पादन कर दिया। क्यों ना आपको जेल में डाल दिया जाए और आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। आपको ध्यान होगा, वो कोई फिल्म नहीं थी केवल, वो देश की वो आर्थिक नीति का फिल्मांकन था जो वहाँ पर दिखाया गया था। लेकिन ये आत्मनिर्भरता नहीं होती है। हमारा देश दुनिया का सिरमौर देश रहा है। हमारा देश प्रारंभ से ही, एंगस मेडिसन लिखते हैं, क्योंकि वो ईसा से पूर्व के बारे में नहीं लिखते, ईसा के बाद के बारे में लिखते हैं। ईसा के बाद के 1500 साल तक भारत दुनिया की कुल जीडीपी का 33% to 34% प्रोड्यूस करता था। कोई बाय फ्लूक नहीं हो सकता है। उसमें कोई पब्लिक सेक्टर नहीं था, उसमें केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर था। केवल और केवल हमारे जो युवा थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, जिन्होंने इतना सुंदर सामान बनाया करते थे, इतना बढ़िया सामान बनाया करते थे कि दुनिया में उसका कोई सानी नहीं होता था, उसका कोई कंपटीशन नहीं होता था। और जब हमारे व्यापारी दुनिया में जाया करते थे अपने जहाज़ों में, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपने जहाज़ों में भर करके सामान लेकर के जाया करते थे, और वहाँ से उनको कोई सामान नहीं खरीदना होता था, और वो पूछते थे कि भाई अब आपको पेमेंट कैसे करें, आप हमारा ही कुछ सामान लेके जाइए। तो सामान इतना घटिया होता था कि हम खरीद ही नहीं सकते थे। तो उस समय हमारे जहाज़ों में सोना भर के आया करता था। हमारे देश में कभी कोई सोना उत्पादन करने की कोई हिस्ट्री नहीं रही है, लेकिन आज भी हमारी माताओं और बहनों के पास इतना सोना है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये जो आत्मनिर्भर है, वो आत्मनिर्भर ये जो अभी जो आत्मनिर्भर नीति आई है, वो हम अपने पुराने विचारों को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस देश का विकास हो सकता है तो अपने संसाधनों के आधार पर हो सकता है। अगर अपने देश का विकास हो सकता है तो अपने युवा के आधार पर हो सकता है। अपने देश का विकास हो सकता है तो अपने कौशल के आधार पर हो सकता है, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर हो सकता है। यह आत्मनिर्भर भारत है। तो अश्विनी जी, थोड़ा इसको हम फास्ट फॉरवर्ड करें नेहरू जी के बाद, तो ये लाइसेंस परमिट राज वाली व्यवस्था जो है कोई 1990 के करीब तक चलती रही। 91 में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय अपनी इकोनॉमी को ओपन करने। तो पहली दफ़े प्राइवेट सेक्टर को कुछ छूट मिली कि आप कुछ कीजिए। 90 में हमने ये किया और 1997 में जाके हमने WTO साइन कर दिया। तो वो जो 7 साल मिले थे सिर्फ इंडस्ट्री को अपने हाथ पैर फैलाने के लिए, तो उसका इम्पैक्ट WTO को साइन करने से क्या रहा, और उसको अगर आज के संदर्भ में देखा जाए, आपने काफ़ी अपोज किया कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि WTO की वजह से इंडिया की इकॉनमी बूम करी, हम इतना अच्छा कर रहे हैं। और अब WTO के बाद एक गुटबंदी हो रही थी RCEP। तो मैं ये पढ़ रहा था, रघुराम राजन जी की किताब है, वो कह रहे हैं कि जी मुझे बड़ा दुख हुआ कि 7 साल की नेगोशिएशन के बाद भी इंडिया ने RCEP साइन करने से मना कर दिया। तो आपका क्या विचार है? ये मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत अच्छी चीज़ हैं देश के लिए? सबसे पहले तो मैं, चूँकि आपने अपनी बातचीत में बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं,
सबसे पहली बात तो ये कि नेहरू जी के ज़माने में हम इतना घटिया प्रकार का सामान बनाते तो थे, अपने लिए पूरा बनाते थे, लेकिन पूरी दुनिया में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हमने कभी कंपटीशन को अलाउ ही नहीं किया। इंपोर्ट्स वर डिसअलाउड ड्यू टू क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस एंड हाई टैरिफ्स। 400%, 500% टैरिफ लगाओगे तो इंपोर्ट तो आ ही नहीं सकता ना, और किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता ना। और आपने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा करके कि कोई आ भी जाए तो आने नहीं देना, 10,000 आइटम्स पर क्वांटिटेटिव क्यूआर्स लगे हुए थे। ऐसे में आप कॉम्पिटिटिव नहीं थे, कोई आप एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1950 में भारत का हिस्सा दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2% था, और 1980 तक आते आते वो मात्र 0.5% रह गया था। तो समझ सकते हैं कि हमारा विदेशी व्यापार में हिस्सेदारी क्या थी, कुछ था ही नहीं। इसके कारण स्वाभाविक है जो 1980 और 90 के बीच में क्या हुआ कि अलग अलग सरकारों ने टैरिफ्स को घटाना शुरू कर दिया और इंपोर्ट्स को अलाउ करना शुरू कर दिया, बिना अपनी इंडस्ट्री को एफिशिएंट बनाए हुए, बिना अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट किए हुए। और उसका असर ये हुआ कि इंपोर्ट्स इतने ज़्यादा हो गए, एक्सपोर्ट थे नहीं, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया। उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को बिगाड़ने वाले भी वही थे, क्योंकि उसके लिए तैयारी चाहिए होती है। आप अचानक खोल देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तब आपने कहा कि नहीं, ये तो ओपन अप करना मजबूरी हो गई है। तो अगर वो मजबूरी थी तो कंटिन्यू क्यों किया? तो ऐसे में उसी समय जो आप लोग सब लोग जानते होंगे, प्रबुद्ध वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं, एक वॉशिंगटन कंसेंसस के नाम से एक कॉन्सेप्ट चला कि दुनिया में अगर विकासशील देशों को अपने उद्योगों को चलाना है, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना है, तो इन बिंदुओं के आधार पर चलाना पड़ेगा। अपने इंपोर्ट्स खोलने पड़ेंगे, आपको एफडीआई खोलना पड़ेगा, आपको अपनी टैक्स रिजीम बदलनी पड़ेगी, आपको सब्सिडी रिजीम बदलनी पड़ेगी, आपको एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म बदलना पड़ेगा, आपको तमाम अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा। और हमने वो लाइंग डाउन सबको एक्सेप्ट कर लिया। WTO साइन हो गया। WTO साइन होने के बाद भी मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि 2001 तक बहुत बड़ी समस्या खड़ी नहीं हुई थी हमारी इंडस्ट्री के सामने। 2001 में बहुत बड़ी समस्या ये खड़ी हुई कि चीन WTO का मेंबर बन गया और उसने एक ऐसा एक तैयारी कर दी, सस्ते दामों पर माल डंप करना शुरू किया। मैं उदाहरण के नाते बताता हूँ, हम 90% APIs खुद बनाया करते थे, 10% हम इंपोर्ट करते थे। APIs होते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल। आप समझिए कि हमारा दुश्मन देश 90% रॉ मटेरियल हमें दे रहा है, हमारी हेल्थ सिक्योरिटी कहाँ रही? उसी प्रकार से मशीनरी, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने एकदम से एक्सपेंड किया अपने टेलीकॉम नेटवर्क को, और उसके लिए हमें चाहिए थे स्मार्टफोन हमारे यहाँ बनते नहीं थे, सब इंपोर्ट होते थे चाइना से। और चाइना से हमारा इतना डंपिंग हुआ 2004 और 2014 के बीच में। उस समय की जो सरकार थी उन्होंने एकदम से टैरिफ्स नीचे कर दिए, और उसका असर ये हुआ कि 3000%, ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, 3000% चाइना से इंपोर्ट बढ़ गए। हमारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, और जो मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा हमारी GDP में एक समय में 21.5% तक पहुंच गया था, वो 16% आ गया। और हमारी तमाम इंडस्ट्री बंद हो गई, और उस तमाम इंडस्ट्री को दोबारा शुरू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई, तो उन्होंने पहले जो स्टेटमेंट आई थी, पॉलिसी स्टेटमेंट, दैट वाज मेक इन इंडिया। तो उन्होंने कहा हम मेक इन इंडिया करेंगे, लेकिन गलती वहाँ ये हुई कि मेक इन इंडिया करते करते लेकिन ये समझ में नहीं आया कि मेक इन इंडिया तब तक संभव नहीं है जब तक हम चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स को रोके नहीं। हमने टैरिफ्स को बढ़ाया नहीं, नॉन टैरिफ बैरियर्स की कोई इस्तेमाल नहीं किया, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ के बारे में विचार नहीं किया। इसके कारण मेक इन इंडिया उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अच्छी नीयत के बावजूद। 2018 में सरकार की सोच बदली। उस समय के वित्त मंत्री
अरुण जेटली ने एक बजट में एक बात कही, एक लाइन कही कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विल बी रेजिंग टैरिफ्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। दुनिया में आग लग गई थी। अरे भारत प्रोटेक्शन करना शुरू कर देगा, फिर इसकी इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी। एक अरविंद पनगरिया जी थे, हमारे वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, चले गए थे अपनी नौकरी बचाने के लिए विदेश में, वापस आ गए। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, तो चले गए थे, वहाँ से उन्होंने आर्टिकल्स लिखना शुरू किया कि अरुण जेटली ने गलत काम किया है, टैरिफ्स नहीं बढ़ाने चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि जब टैरिफ्स बढ़ाए गए इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम के ऊपर, जब मैं आप लोगों के ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब टैरिफ्स बढ़ाए गए टेलीकॉम और मोबाइल फ़ोन्स पर, हमारा मोबाइल फ़ोन्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा। जो हम 28 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट किया करते थे, मात्र एक साल में 17-18 के बाद 18-19 में वो 18 बिलियन डॉलर आ गए। जो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो 63 बिलियन डॉलर था, 53 बिलियन डॉलर्स आ गया। और 1920 में वो फर्दर डिक्रीज होकर के 48 बिलियन डॉलर्स आया। दिस इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और इसलिए सरकार को समझ में आया कि बिना आत्मनिर्भर भारत नीति अपनाए हुए कुछ नहीं हो सकता है। हमें वापस उस रास्ते पर आना पड़ेगा जो हम निरंतर पुराने काल से करते आ रहे हैं। हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करना पड़ेगा, हमें अपने लोगों पर विश्वास करना पड़ेगा। नेहरू जी की नीति थी कि हम विदेशियों पर तो विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अपने युवाओं पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। मोदी जी की ये नीति आ गई कि हम विदेशियों पर विश्वास नहीं करेंगे, हम अपने युवाओं पर विश्वास करेंगे। मैं यहाँ पर 1 मिनट और लूँगा आपका। हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 की बस मिस करी क्योंकि उस समय हम गुलाम थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 वी मिस द बस बिकॉज द इकोनॉमी वॉज नॉट रेडी, दे वर ऑल आफ्टर द पब्लिक सेक्टर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 की हमने बस मिस करी क्योंकि उस समय की सरकार ने ऐसी नीतियां अपना ली, ITA आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को डिस्करेज किया गया। लेकिन मैं आज यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं स्पेस, जिसका इंग्रेडिएंट है डिजिटाइजेशन, जिसका इंग्रेडिएंट है रोबोटिक्स, जिसका इंग्रेडिएंट है AI, उन सब में आज भारत का युवा नंबर 1 है। We are just in the center of the industrial revolution 4 or industry 4.0. This is what the new Bharat is. This is what we are actually aspiring at. This is what we are going to be. That if we are saying कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेंगे, तो उसका मतलब ये है कि आत्मनिर्भरता के आधार पर बनेंगे, अपने युवाओं की कौशल के आधार पर बनेंगे, अपने लोगों के कौशल के आधार पर बनेंगे। इसमें कोई विदेशी नहीं होगा। विदेशियों की मदद लेना, उसमें हमें कोई हर्ज नहीं है। आज हमारे पास उस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लैपटॉप्स नहीं बना सकते हैं। हम लैपटॉप्स इंपोर्ट करते थे। लेकिन आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत, PLI स्कीम के तहत हमने कहा, विदेशियों को भी कहा, भारत की कंपनियों को भी कहा कि आप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लीजिए और यहाँ बनाना शुरू कीजिए। लेकिन कोई इंडस्ट्री आने के लिए तैयार नहीं थी, कोई कंपनी आने के लिए तैयार नहीं थी। तब ऐसे में मजबूरी में हमें ये कहना पड़ा कि हम कोटा लगा रहे हैं, आप अगले साल से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर लाइन लगा करके 38 कंपनियों ने अप्लाई किया और आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मात्र 1 साल के अंदर भारत में लैपटॉप्स बनेंगे जो आपको 65,000 रुपये 70,000 रुपये का लैपटॉप मिल रहा है, भारत में 20 और 25,000 रुपये में मिलेगा। वेरी गुड। तो अश्विनी जी, इसी संदर्भ में मैं देख रहा था आपकी ये बहुत अच्छी पुस्तक है आत्मनिर्भर स्वदेशी पैराडाइम, और मैंने पढ़ा भी इसको। तो इसके अंदर जो है, और आपने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस के साथ बताया कि जो अगली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने वाली है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT और स्पेस रिलेटेड है।
अब इस पुस्तक के अंदर मैं देख रहा था, शमीका जी का पेपर है, उन्होंने बोला है कि देयर इज़ अ नीड टू बी सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस, इन फूड एंड इन एनर्जी। 3 चीज़ों की उन्होंने बड़ी जोरदार की। और जो आप बोलते हैं, जैसे भी आप पुस्तक निकालते हैं और उसका डॉक्टर मोहन भागवत जी ने प्रस्तावना भी लिखी है, तो सरकार काफ़ी गंभीरता से लेगी इस किताब को। तो इसमें से आप ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे भूल गए? और क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स भूल गए, तो अभी कुछ दिन पहले सरकार ने मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट्स पे ड्यूटी 0 कर दी। तो वो जो गलती हमने ITA वगैरह में करी थी फिर से हो रही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स को फिर निगलेक्ट किया जा रहा है। उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, इंसान गलतियों का पुतला है। हमने इतनी गलतियां करी हैं भाई, हमने देश के महत्वपूर्ण 60-70 साल निकाल दिए। जब पूरी दुनिया तरक्की कर रही थी, छोटे छोटे मुल्क, उनको एशियन टाइगर कहा जाने लगा था, और भारत लगातार पिछड़ रहा था। हमारे सामान कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, हमारा दुनिया में कोई दोस्त नहीं था। और यूरोप के देश हों या अमेरिका के देश हों, वो पाकिस्तान को प्रेफरेंस देते थे और भारत को अलग करके रखते थे। गलतियां तो हमने बहुत की हैं, लेकिन उन गलतियों के सुधार का समय अब आ गया है, और आत्मनिर्भर भारत उन गलतियों के सुधार का नाम है। क्योंकि पहले जो हम सेल्फ रिलायंस की बात करते थे, उसमें हम विदेशी पूंजी और पब्लिक सेक्टर उसकी बात करते थे। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते तो अपने युवा की बात करते। डिफेंस की बात करें, हम 70% अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट से पूरा किया करते थे। आज 70% हम अपने बलबूते पर करते हैं, और पिछले 10 सालों में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 10 गुना बढ़ गए। अब आप ये देखिए कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स का बढ़ना और दुनिया भर के लोगों का हमारे सामने लाइन लगा के खड़े होना कि प्लीज़ हमारा सैटेलाइट अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दो। और हमारे पास भी हिस्ट्री है, 104 अंतरिक्ष यान हमने एक बार में अंतरिक्ष की यात्रा में स्थापित करके इतिहास रचा हुआ है। जिस काम को अमेरिका ने $165 बिलियन खर्च करके पूरा किया था, हमने 615 करोड़ रुपए, जो $1 बिलियन का 13वां हिस्सा बनता है, हमने चंद्रमा पर पहुंच करके, चंद्रयान को पहुंचा करके, साउथ पोल पर पहुंच के, जहां पर कोई नहीं पहुंचा है, हमने इतिहास रचा हुआ है। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, और गलतियां होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार में गलती को कंटिन्यू करने का रिवाज नहीं रहा है। गलतियों में सुधार होता है। स्वदेशी जागरण मंच गवाह है, कितनी गलतियां हुई। आपको तो ध्यान में है, कभी GM के बारे में हुई तो उसमें सुधार हुआ, फिर बच गए। RCEP होने वाला था, उसमें बच गए। दिस गवर्नमेंट इज वेरी रिसेप्टिव, एंड this Atmanirbhar Bharat concept is also the result of that receptiveness of this government. This government was going fast on globalization lines. आपने शुरू से देखा कि उन्होंने कहा कि हम ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पर चलेंगे, लेकिन जैसे ही समझ में आया कि ग्लोबलाइजेशन सही रास्ता नहीं है, आत्मनिर्भर भारत की बात की, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात की, चाइना से सामान रोकने की बात की, चाइना के ऐप्स को डिसअलाउ करने की बात की, चाइना के इन्वेस्टमेंट को डिसअलाउ करने की बात की। तमाम ऐसे इस सरकार ने फैसले लिए हैं जो ये बताते हैं कि पहले जब कहा जाता था कि चाइना और बाकी चीज़ों में हम कोई डिफरेंस नहीं करते हैं। आपको याद होगा, एक पूर्व मंत्री ने कहा था कि जब बात आई कि हमने कहा कि 5G को हम अलाउ नहीं करेंगे हुआवे की, तो उस मिनिस्टर ने कहा था ऑल मीन्स ऑल। वो तो अब नहीं है मंत्रालय में, लेकिन वो ऑल नहीं हुआ। हमने 5GI बना दिया। 5GI भारत के युवाओं ने बनाया, और आज 5GI की दुनिया भर में मांग है। उसी प्रकार से हमने UPI बनाया, दुनिया भर में मांग है।
जिस प्रकार का डिजिटाइजेशन हम कर रहे हैं, दुनिया भर उसके ऊपर पैनी निगाह रखे हुए है। और आगे आने वाले समय में यह जो भारत के युवा जिस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे डिजिटाइजेशन में हो, चाहे पेमेंट सिस्टम में हो, मैं यहाँ पर एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। अश्विनी जी, एक्चुअली थोड़ा समय की हमें कोई नहीं। ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक टू यू, वेरी इनग्रॉसिंग डिस्कशन, थैंक यू सो मच। और सुबह से जो हमारा यहाँ पे विचार विमर्श हो रहा है, बस छोटी सा सदन की तरफ से रिक्वेस्ट है कि ये जो ड्यूटी ज़ीरो हो गई है कंपोनेंट्स पे, उसकी तरफ से थोड़ा सबका ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि चाइना का फिर से बहुत ज़्यादा दखल मोबाइल मार्केट में हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक बात आपको कहना चाह रहा था कि देखिए, आज इस समय चाइनीज़ इंपोर्ट्स हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चाइनीज़ इंपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं। चाइनीज़ इंपोर्ट्स इस समय हमारे देश की मजबूरी है, और अपना देश कभी मजबूर नहीं रहा है, मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो जितने भी हम कंपोनेंट्स आज की डेट में इंपोर्ट करें, दुनिया ने चाइना को नकार दिया है, भारत के लोगों ने चाइना को नकार दिया है। भारत के लोग आज चाइनीज़ सामान नहीं खरीदना चाहते, चाहे वो कोई भी सामान हो। लेकिन जो इंडस्ट्री के लिए एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, उसके लिए हम चाइना पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन जल्दी ही, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हों, चाहे वो सोलर इक्विपमेंट्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बाकी सामान हो, हमारा युवा, हमारे उद्योग, हमारे एमएसएमईज तैयार बैठे हैं। और चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, हमारे लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और जल्दी से जल्दी हम इस चाइना पर हमारी निर्भरता, एपीआई हो, किसी भी इशू पर हमारी निर्भरता अगले आने वाले 5 सालों में समाप्त होने वाली, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for Dr. Ashwini Mahajan for such illuminating and powerful session, ladies and gentlemen. And now I request Samir sir to kindly honor Scotch